फंक्शन टॉपिक को शुरू किया जा रहा है। बच्चे, अब हम लोग जो ऑनलाइन हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं, इसमें मेरे लिए भी पहला क्लास है, आप लोगों के लिए भी पहला क्लास है। तो इस लॉकडाउन में जो हम लोग ऑनलाइन शुरू करेंगे तो सब फर्स्ट क्लास है, तो बिना बच्चे का पढ़ाना पड़ता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। और आप लोग ध्यान से पढ़िए। आइए, फंक्शन टॉपिक क्या है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फंक्शन कहां से आया, कैसे आया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेकर टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। रिलेशन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, और मैंने भी कई बार क्लास में आप लोगों से बात करता हूं कि रिलेशन क्या है। तो बहुत सारे रिलेशन की जब बात आती है तो उसमें कुछ ऐसे रिलेशन आते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि माँ बेटे का रिलेशन। हम किसी को माँ कहते हैं तो इसका मतलब कि वो बेटा है। अगर मैं किसी को पिता कहता हूं तो इसका मतलब कि मैं उनका सन हूं। कोई ब्रदर और सिस्टर, बहन कहते हो तो एक सिस्टर वर्ड जो आता है एक रिलेशन को सेटअप करता है, इस रिलेशन को बताता है। और आपने देखा होगा कि कुछ आजकल आधुनिक युग में कुछ रिलेशन चल रहे हैं, जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशन चल रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कितने तरह का रिलेशन होते हैं। अगर कहीं बाहर पढ़ने जाते हो तो वहां पर भी मान लो कि कोई गर्ल्स आपकी दोस्त बन गई, तो वहां भी उसकी सिस्टर का एक रिलेशन भी सेटअप हो जाता है, या तो वो गर्लफ्रेंड का भी रिलेशन बन जाता है। तो ऐसे यूट्यूब पर तो हम लोग वीडियो पर तो ये सब बातें अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मैथमेटिक्स की भाषा में समझ रहे हैं कि रिलेशन क्या है। तो कुछ रिलेशन जो है वेल डिफाइंड होता है। जिस तरीके से हमने कहा कि माँ बेटे का रिलेशन, तो माँ बेटे का रिलेशन एक फंक्शन है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड रिलेशन है। जैसे आप बात करते हैं बाप बेटे का रिलेशन, तो बाप बेटे के रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड रिलेशन है। ब्रदर सिस्टर को जनरल भाषा में हम कहते हैं कि ये ब्रदर और सिस्टर का जो रिलेशन है ये भी एक वेल डिफाइंड है, तो ये एक हमारा रिलेशन है। ये रिलेशन भी फंक्शन है। तो अगर मान लो कि कहीं पर आपने सुना होगा, एक हमारे देश में एक भाषा चलती है बोलचाल की भाषा में, कि पड़ोस में एक गर्ल्स रह रही है और उसे हम अपनी बहन कहते हैं, मुंह बोली बहन जिसको कहा जाता है। ये बोलते हैं इसलिए वो बहन हो गई। तो वो भी एक रिलेशन है, लेकिन वो फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वेल डिफाइंड होना पड़ेगा। मान लो कि वो गर्ल्स जिसको आप बहन बोलते हो, जो अपनी बहन नहीं है, अगर वो रक्षाबंधन के दिन अगर राखी बांधे तो वो फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो वेल डिफाइंड हो जाती है। तो इस चीज को हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में उतारेंगे। और तो मैंने आपको क्या कहा कि जो रिलेशन वेल डिफाइंड है उसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो मैथमेटिक्स में मैं जनरली एक एग्जांपल लेता हूं। ये नहीं है कि सारे रिलेशन को हम लोग फंक्शन कह देंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल लेता हूं। बाप बेटे के रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है, और कैसे कहा जाता है, किस तरीके से कहते हैं, इसकी मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग बात करेंगे। तो अभी आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम होगा फंक्शन। तो अभी हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ रिलेशन के बारे में हमने बात किया। तो इस रिलेशन में एक बात सामने निकल कर आया कि बाप बेटे का रिलेशन। तो जब हम बाप बेटे का रिलेशन की बात करते हैं, यानी कि फादर और सन के रिलेशन की बात करते हैं, तो दो आदमी का होना जरूरी है। कोई भी रिलेशन सेटअप होगा जब दो आदमी होगा। जैसे अगर हम किसी को पिता कहते हैं, इसका मतलब सन है। अगर किसी को माँ कहते हैं, इसका मतलब बेटा है। किसी को हम अगर सिस्टर कहते हैं तो वहां भी एक रिलेशन आता है कि दो लोग हैं। इसका मतलब है कि रिलेशन को सेटअप करने के लिए, यानी रिलेशन को समझने के लिए दो आदमी का होना जरूरी है। और वो रिलेशन जो वेल डिफाइंड है उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो जब बात फंक्शन पर आ गया तो यहां भी दो सेट का होना जरूरी है। जैसे दो आदमी का होना जरूरी है, तो मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग कहते हैं, लैंग्वेज में, कि दो सेट का होना जरूरी है। और वो सेट मान लो कि दो सेट है ए और बी, तो दोनों के पास एलिमेंट होना चाहिए, तब जाकर दोनों के पास एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो जो दो सेट लेंगे वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब हुआ कि सेट ए के अंदर भी एलिमेंट होना चाहिए, सेट बी के अंदर भी एलिमेंट होना चाहिए। आइए जरा एक एग्जांपल लेकर के हम आपको बात करते हैं कि सपोज करिए कि एक सेट हमने लिया A इक्वल टू 1 2 3 4, और दूसरा सेट लिया B A B C D, E भी ले लेते हैं
और इसको हम लोग डायग्राम द्वारा इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहां पर फंक्शन का डेफिनेशन आपका क्लियर हो जाए। आप यहां पर देख रहे हैं कि ए सेट के अंदर जो मैंने एलिमेंट लिया है वो 1 2 3 4 है, और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट लिया है वो है ए बी सी डी और ई लिया है। यहां आप देख रहे हैं कि ए से बी में मैंने इसको एसोसिएट कर दिया किसी रिलेशन एफ के द्वारा। अब ये रिलेशन हमने एसोसिएट किया और मान लो कि ए जो है किसी रूल एफ के द्वारा रिलेटेड है 1 ए के साथ, 2 बी के साथ और 3 सी के साथ रिलेटेड है, 4 डी के साथ रिलेटेड है। यहां बी सेट के अंदर एक एलिमेंट ई बच गया। तो अब मैं जरा फंक्शन का डेफिनेशन जो मैं कह रहा था कि फंक्शन को समझने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, रिलेशन की बात कर रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि दो लोग होना जरूरी है, फादर और सन का होना जरूरी है। इसी प्रकार से फंक्शन को समझने के लिए दो सेट का होना जरूरी है, यानी और दोनों सेट में एलिमेंट का होना जरूरी है। इसका मतलब है कि फंक्शन होने के लिए जो पहली कंडीशन ये आ रही है कि ए एंड बी शुड बी नॉन एम्प्टी सेट, यानी ए के पास भी एलिमेंट होना चाहिए और बी के पास भी एलिमेंट होना चाहिए। ए का हर एलिमेंट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए बाय डेफिनिट रूल एफ, यानी इनके बीच कोई ना कोई एक रूल होना चाहिए। उस रूल को हम लोग क्या कह रहे हैं, एफ कह रहे हैं, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन वी से दैट इट इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यहां पर देखिए ये ए से बी में एक फंक्शन है, इसे डिनोट किया जाता है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कैसे फंक्शन हुआ आपको मैं बता रहा हूं। मैंने क्या कहा कि ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो ए के पास एलिमेंट दिखाई दे रहा है सभी को, जैसे ए सेट के अंदर 1 2 3 और 4 है। बी सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी एंड ई, यानी बी सेट भी नॉन एम्प्टी सेट है। ए का हर एलिमेंट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ए में यहां पर क्या देख रहे हैं 1, ये 1 बी के सिंगल एलिमेंट ए के साथ एसोसिएट है। ए का जो एलिमेंट 2 है वो बी के सिंगल एलिमेंट बी के साथ एसोसिएट है। 3 भी सिंगल एलिमेंट सी के साथ एसोसिएट है। 4 भी है वो सिंगल एलिमेंट डी के साथ एसोसिएट है। तो यहां पर क्लियर हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन वी से दैट इट इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी में ये फंक्शन हो गया। ए में कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, बिकॉज कि हम कह रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहां पर बी सेट के अंदर एलिमेंट बच सकता है लेकिन ए के अंदर नहीं बचेगा। तो ये ए से बी में फंक्शन हो गया। अब आप कहेंगे कि थोड़ी देर पहले जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि बाप बेटे के रिलेशन को फंक्शन, सर बार बार प्रेस दे रहे थे कि ए और बी मतलब बाप बेटे के रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं, कैसे? तो इसको एग्जांपल को समझने के लिए आपको अगर कभी इस तरह का डायग्राम बना हुआ हो और आपको पता लगाना हो कि इज इट फंक्शन और नॉट, तो आप यहां पर फादर लिख दीजिए और यहां पर आप सन लिख दीजिए और आप देखिए कि क्या ये रिलेशन सही है या गलत। जैसे कि यहां पर देखिए ये एक आदमी है जिसका नाम ए है, उसका एक सन है 1, बात सही है कि गलत? एक आदमी का एक सन सही हो सकता है, एक आदमी का एक सन, एक आदमी का एक सन ये भी हो सकता है, एक आदमी का एक सन ये भी हो सकता है, एक आदमी का एक सन ये भी हो सकता है, एक आदमी इसका कोई सन नहीं ये भी हो सकता है। ऐसा भी एक आदमी होगा हमारे समाज में होता है जिसका कोई सन नहीं होता। यानी ये जो हमने देख रहे हैं ए से बी में जो रिलेशन एसोसिएट है ये वेल डिफाइंड है, सो इट इज फंक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? यह फंक्शन है ए से बी में। तो आइए इस बात को हम लोग अब डिफाइन कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं कि अगर मान लो कि एफ ए टू बी एक फंक्शन है
डिफाइंड है इसको fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर के द्वारा। अगर हम ए सेट के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 -1 3, उस केस में ए से बी में इस रिलेशन के द्वारा बी के अंदर हम एक एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और यहां पर एक 16 लगा देते हैं। देखिए हमने यहां लिखा 1 -1 2 3, यहां लिखा हमने 1 4 9 16, इसको हमने इससे एसोसिएट कर दिया a टू b। -1 2 -1 को 1 से एसोसिएट किया क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब a टू b में हम एक फंक्शन लिया fx हमारा एक्स स्क्वायर है। a सेट में हमारे पास दिया गया है कि 1 2 -1 और 3 है। b सेट हमने लिखा 1 4 9 एंड 16। a सेट के अंदर इस एलिमेंट को मैंने यहां लिख दिया 1 -1 2 3। b सेट के अंदर 1 4 9 16 हमने लिख दिया। अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग, जो आपका रूल दिया हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके अनुसार देख रहे हैं कि अगर x इक्वल टू 1 है, यहां 1 रखने पर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1 था यहां पर -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा और एक 16 यहां पर हमने लिख दिया ऐसे, ए से जो सेट में था, यानी वो किसी से रिलेटेड नहीं है। तो यहां क्या देख रहे हैं कि अब क्वेश्चन ये है कि इज इट फंक्शन और नॉट, यह फंक्शन है या नहीं है। इस बात को जानने के लिए पहले तो मैं डेफिनेशन से आपको बात बता रहा हूं कि ए एंड बी शुड बी नॉन एम्प्टी सेट। देखिए ए के पास में एलिमेंट है 1 -1 2 और 3, दिस मीन्स दैट ए इज नॉन एम्प्टी सेट। Also B is non-empty set because B have elements 1 4 9 and 16। तो A और B non-empty set हो गया। For function every element of set A is associated with unique element of set B। तो 1 सिंगल एलिमेंट 1 के साथ एसोसिएट है, -1 और -1 भी सिंगल एलिमेंट 1 के साथ एसोसिएट है, 2 भी सिंगल एलिमेंट 4 के साथ एसोसिएट है, 3 भी सिंगल एलिमेंट 9 के साथ एसोसिएट है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ए का हर एलिमेंट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो गया है, तो इसे हम कहेंगे कि इट इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यानी हम फंक्शन अगर जो होता है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये फंक्शन होगा। अब रही बात की फादर और सन के एग्जांपल जनरली मैं देता हूं, तो यहां पर एक सन, यहां पर फादर, ये हमने एग्जांपल के लिए हमने यहां पर लिख दिया। जरा ध्यान से देखिए, सामने हमारे पास ये है कि यहां पर एक एलिमेंट है 1, यहां पर है 4, यहां पर 9, यहां 16। बी के एलिमेंट को हमने फादर, आपको समझाने के लिए ऐसा थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया, इससे बड़ा आसानी से पता चल जाता है कि यह फंक्शन होगा या नहीं। तो एक आदमी के 2 सन, एक आदमी के 2 सन तो हो ही सकते हैं, ऐसे भी सरकार ने कह रखा है कि कम से कम 2 बच्चे जरूरी है। एक आदमी के 2 सन हो सकते हैं, एक आदमी का 1 सन, एक आदमी 1 सन, एक ऐसा आदमी जिसका कोई सन नहीं। यानी ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं ये वेल डिफाइंड है और ये करेक्ट है। ऐसा रिलेशन समाज में भी होता है। सो इट इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो यहां पर हमारे पास क्लियर हो गया कि यह फंक्शन है ए से बी में, और ये फादर और सन इधर लिख देने से आपको क्लियर भी हो जाएगा कि ये रिलेशन वेल डिफाइंड है कि नहीं। हमेशा कभी भी फंक्शन चेक करना हो, एग्जाम में इस तरह से 2 डायग्राम बना हुआ हो और क्वेश्चन दे दिया जाए कि क्या ये फंक्शन है, तो आप यहां पर लिख दीजिए फादर, यहां पर लिख दीजिए सन। अब देखिए एक आदमी के 2 सन पॉसिबल है कि नहीं? यस इट इज पॉसिबल, सो इट इज फंक्शन। ये भी देखिए यहां पर एक आदमी का 1 सन हो सकता है, एक आदमी का 1 सन हो सकता है, यानी बी के अंदर एक एलिमेंट रह सकता है। एक ऐसा आदमी हो सकता है जिसका कोई सन नहीं, लेकिन ए सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जिनका पिता बी में है। इसका मतलब इट इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने डेफिनेशन से ये बात क्लियर हो गया होगा कि ए से बी में फंक्शन होने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो अगर आप समझ गए हैं कि ए से ये बी में फंक्शन है,
तो ए का प्रत्येक एलिमेंट से जो हम सेट बनाएंगे, ए का जितना भी एलिमेंट आप देख रहे हैं 1 -1 2 3, तो ये सेट है और इसको हम डोमेन कहेंगे। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आया है -1 से 1, 2 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4, 3 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 9, जैसे कि 1 4 9, तो 1 4 9 से जो सेट बनेगा उसे हम रेंज कहेंगे। 1 4 9 से जो सेट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। तो एक तरीके से एफएक्स की जो वैल्यू आएगी, सेट ऑफ एफएक्स, जो कि एक्स के कोरस्पॉन्डिंग है, इसके डोमेन के कोरस्पॉन्डिंग जो आया वो रेंज कहलाएगा। बी का टोटल एलिमेंट वो डोमेन कहलाएगा। ए का टोटल एलिमेंट जो होगा, जो ए से जो सेट बनेगा इसके एलिमेंट से, वो आपका डोमेन होगा। इसको हम अलग से पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हमने ये पढ़ा कि ए से बी में ये फंक्शन है। अब इसमें हम पता लगाएंगे। अब इसके डेफिनेशन को हम आपको, जब डेफिनेशन क्लियर हो गया है, इसको मैं डिक्टेट करवा देता हूं कि फंक्शन के लिए एक अच्छा सा डेफिनेशन क्या बनेगा और फॉर फंक्शन क्या होना चाहिए। तो आगे के लिए हम आपको बता रहे हैं कि फंक्शन क्या होगा, फंक्शन का डेफिनेशन क्या बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। फॉर फंक्शन, ऊपर के एग्जांपल से क्लियर हो चुका है कि फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए। तो फॉर फंक्शन मैंने क्या किया कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी set. Every element of set A is associated with unique element of B by definite rule F. Then we say that F is function from A to B. It is denoted by this. F is a function from A to B। तो जो हमने एग्जाम्पल पहले दिया था उस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो चुका था कि A और B जो है नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। A का हर एलिमेंट B के सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए बाय ए डेफिनिट रूल F। आइए एक और एग्जाम्पल इसके साथ हम आपको देते हैं और इस एग्जाम्पल से आपका ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है इसमें डोमेन क्या लेंगे, रेंज क्या लेंगे। तो यहां पर हम एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि f एक फंक्शन है a टू b में, जहां fx इक्वल टू है 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है ये है 1 -1 2। बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो है हमारे पास 5 11 12। इसको समझने की कोशिश करिए। ये ए है, ये बी है। ए के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 1 -1 2। बी सेट के अंदर एलिमेंट आया है 5 11 12। इसको हमने एक रूल एफ के द्वारा इसको एसोसिएट कर दिया। ये एफ मतलब ये एफ एक्स फंक्शन है। हम लोग एफ एक्स को शॉर्ट में एफ लिखते हैं। 1 यहां पर अगर रखते हैं एक्स की जगह तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 2 2 प्लस 3 5 आएगा। 1 इज एसोसिएटेड विद 5। ऑल्सो -1 अगर हम रखते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इज ऑल्सो 5। 2 का स्क्वायर
4 टू जा 8 और 3 11, ये जो है 11 से टेस्ट हुआ और ये हमारे पास 12 आ गया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा फंक्शन है, क्योंकि ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। ए का हर एलिमेंट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। 1 जो है वो सिंगल 5 के साथ है। तो आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये 1 दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट है तो ये यूनिक नहीं हुआ। ए का सिंगल एलिमेंट, ए सेट का अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। -1 भी है, ये बी के सिंगल एलिमेंट के साथ होना चाहिए, ये डेफिनेशन का मतलब था। 2 जो है ये भी सिंगल एलिमेंट 11 के साथ एसोसिएटेड है। तो ए से बी में ये फंक्शन हो गया। ये सामने आपको दिया हुआ था कि ए से बी में ये फंक्शन है। तो जब ये फंक्शन डिफाइंड हो गया तो ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है इसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। डोमेन ऑफ एफ, ये हमारा डोमेन हो गया। 1 -1 1 2 लिख सकते हैं, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंज ऑफ एफ, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आया है वो आपका रेंज होगा, यानी कि जैसे कि 5 और ये 11 है। और बी का जो टोटल एलिमेंट है इसे हम लोग कोडोमेन कहते हैं। तो यहां पर कोडोमेन आपका बन जाएगा 5 11 12। अगर बी सेट के अंदर 12 ना भी हो तो भी यह फंक्शन है, यानी तो उस केस में रेंज तो 5 और 11 रहेगा बट 12 नहीं हो, और कोडोमेन 5 और 11 रहेगा। लेकिन तब यहां से क्लियर है कि रेंज का जो सभी एलिमेंट है वो कोडोमेन में है और रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है। तो यहां से आपने क्लियर समझ लिया कि डोमेन ऑफ एफ है -1 1 2, रेंज जो है वो 5 और 11 जो सेट बना है। कोडोमेन जो है ये सेट है 5 11 एंड 12। तो यहां से एक बात क्लियर है कि यदि हम यहां पर लिखते हैं एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो जो यहां पर देख रहे हो ये आपका डोमेन ऑफ एफ होता है। ये आपका डोमेन ऑफ एफ हो गया। यहां जो आप देख रहे हैं ये कोडोमेन हुआ, कोडोमेन ऑफ एफ। तो इस प्रकार से आप लोग यहां पर समझ गए कि एक सेट जो है आपका डोमेन, बी इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आया उससे जो सेट बना वो रेंज, अब बी का टोटल एलिमेंट कोडोमेन। तो कई बार मैंने इस बात को रिपीट किया है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब फंक्शन चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है तो मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात, ये जो बी सेट के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर हम देख रहे हैं 5, तो 5 को हम लोग इमेज कहते हैं। तो 5 जो है 1 एंड -1 का इमेज है। 11 इज ऑल्सो इमेज ऑफ 2, लेकिन 12 किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। फिर से अगर बात करें तो अब 5 इमेज है 1 एंड -1 का, 11 इमेज है 2 का, 12 किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। अब आइए जरा एक एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। 1 एंड -1 आर प्री इमेज ऑफ 5, 2 इज प्री इमेज ऑफ 11। अब इमेज का जो सेट होता है वो आपका रेंज कहलाता है, प्री इमेज का जो सेट होता है वो डोमेन कहलाता है। तो यहां प्री इमेज हो गया 1 -1 एंड 2, और इमेज कौन सा हुआ? इमेज का सेट 5 और 11। तो 5 और 11 से जो बनेगा उसको रेंज कहेंगे, 1 -1 और 2 से जो सेट बनेगा उसको डोमेन कहेंगे। एक नोट में एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि जब हमने एग्जांपल दिया था फंक्शन होने के लिए कि बाप बेटे के रिलेशन को फंक्शन कहते हैं, ये मेरा एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। तो बाप बेटे के रिलेशन के आधार पर ये कैसे डिसाइड होगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखो बच्चों, मैं यहां पर एक 2 सेट ले रहा हूं ए एंड बी, और इस सेट को ए से बी में हमने सेट लिया, इसको एफ एक रूल लगा दिया कि किसी रूल एफ के द्वारा यहां पर हमने ए बी सी लिखा, यहां पर हमने पी क्यू आर एस, इस प्रकार से सेट हमने लिया। यहां पर हमने ए को पी से मैच कराया, इसको हमने इससे एसोसिएट करा दिया, इसको हमने इससे एसोसिएट करा दिया, और सी को एस के साथ एसोसिएट करा दिया। अब आपसे कोई पूछेगा कि इज इट फंक्शन और नॉट,
क्या इज इट फंक्शन, क्वेश्चन नहीं हो सकता कि इज इट फंक्शन, क्या ये फंक्शन है। जैसे कि हमने यहां पे किसी ने पूछ दिया इज इट फंक्शन, इस तरीके से कोई पूछ सकता है। तो एक बात बताइए, देखिए मैंने आपको बताया था कि इधर आप सन कह दीजिए, इधर आप लोग फादर कह दीजिए, और इस रिलेशन को हम देखेंगे कि ये रिलेशन डिफाइंड है कि नहीं है। यदि ये रिलेशन डिफाइंड है तो ये फंक्शन होगा, यदि ये रिलेशन डिफाइंड नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए सामने एग्जाम्पल है हमारे पास, क्वेश्चन ही है, एग्जाम्पल क्या बोलेगा, एक आदमी एक सन, दो आदमी एक सन। देखिए ये दो आदमी का एक सन माने एक बच्चे का दो पिता नहीं हो सकता, ये बात गलत है, यानी ये रिलेशन वेल डिफाइंड नहीं है। यही से क्लियर हो गया कि इट इज नॉट फंक्शन। अब देखिए इसको जरा हम मैथमेटिकली डेफिनेशन, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन था उसकी बिहाफ पर हम आपको बता रहे हैं। क्या था कि ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो ए सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी सी, बी सेट के अंदर पी क्यू आर एस एलिमेंट्स है। इसका मतलब है कि ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट है। दूसरी बात मैंने ये कहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट पी, बट बी डज नॉट एसोसिएट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। Here we see that B is associated with Q and R, so it is not function. मतलब B जो है सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं है। B जो है सेट B के टू एलिमेंट्स Q एंड R के साथ एसोसिएट हो गया है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो आप लोगों को बात क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से। एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि फंक्शन नहीं होगा, सेकंड। जैसे कि हम यहां पर एक सेट बना देते हैं ए और एक दूसरा सेट बना देते हैं बी। यहां भी हम सेम एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, ए बी सी। यहां हमने ले लिया पी क्यू आर और इसको यहां से हमने अटैच कर दिया, और उसके बाद में यहां से इसको हमने जोड़ दिया, और इस प्रकार से इस तरह से हमने इस फंक्शन को छोड़ दिया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये फंक्शन है ए टू बी में। तो हम इसे क्या करेंगे, एग्जांपल के लिए सन, यहाँ फादर। एक थोड़ा सा ये एग्जांपल है जिसमें पढ़ते समय हंसी भी आती है थोड़ी, और समझ में भी आ जाता है कि ये फंक्शन है या नहीं। जैसा कि ये देखिए यहां पर एक आदमी के दो सन हो सकता है, एक ऐसा आदमी जिसका कोई सन नहीं, एक ऐसा आदमी जिसका कोई सन नहीं। लेकिन जरा यहां देखिए, मैंने कहा था कि एक सन है, इसके बाप का पता ही नहीं, इसका मतलब सन है तो पिता अवश्य ही होगा। यहां पर ये रिलेशन वेल डिफाइंड नहीं है, सो इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन। एक और बात मैं आपको बताऊं, अब इसको मैथमेटिकल जो डेफिनेशन था उसके बिहाफ पर हम लोग चेक करते हैं। यहां पर आपके पास सिंगल एलिमेंट क्या है, ए है, यहां पर क्या है, बी है, यह क्या है, सी है। अब आइए जरा बात करते हैं, ए और बी तो नॉन एम्प्टी सेट है, क्लियर है। ए का हर एलिमेंट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, तो ए भी सिंगल एलिमेंट पी से एसोसिएट है, बी भी सिंगल एलिमेंट पी के साथ एसोसिएट है, बट C does not associate with any element of set B, so it is not function. तो आप लोगों को यहां से इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। यानी कि एक जो मजाक वाला एग्जांपल था, इससे भी आपको क्लियर हो गया कि ये एग्जांपल फंक्शन है या नहीं है। तो हम अब आगे पढ़ेंगे कि ग्राफिकली हम कैसे पता लगाएंगे कि यह फंक्शन है या नहीं है। मतलब आपको एक ग्राफ बना हुआ दिया गया होगा या आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, तभी आप ग्राफ में एक्सपर्ट नहीं हुए हैं। आगे चल करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कुछ ग्राफ पढ़ाएंगे। कुछ लोग टीचर क्या करते हैं कि फंक्शन टॉपिक शुरू करने से पहले ग्राफ पहले पढ़ा देते हैं और उसके बाद जो है फंक्शन टॉपिक पर आते हैं।
मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है कि मैं पहले थोड़ा सा आपको पढ़ाता हूं फंक्शन, और थोड़े दूर आगे जाने के पास 1-2 क्लास के बाद आपको ग्राफ आना शुरू हो जाता है, और उस ग्राफ के मीडियम से भी हम लोग समझ जाएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। तो आपको आगे ग्राफ पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि ग्राफ द्वारा पता कैसे लगाएंगे कि यह फंक्शन है या नहीं। हाउ टू चेक y is equal to fx is function. How to check y is equal to fx is function. देखिए इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि y is equal to fx एक फंक्शन है, इसका हम लोग ग्राफिकली बताना है। ग्राफिकली तो कभी भी फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स को ये चेक करना हो कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो इसके लिए आप सबसे पहले y बराबर एफ एक्स की ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बनने के बाद आप एक वर्टिकल लाइन खींचिए। अगर वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को अगर सिंगल पॉइंट पर कट करता है या इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन होगा। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, फर्स्ट जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। अब इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, x x का डैश, y y का डैश, ये ओरिजिन है। अब मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये एल एक वर्टिकल लाइन है। यहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो ये वर्टिकल लाइन ने 2 पॉइंट पर कट किया। इसका ये मतलब हुआ कि y स्क्वायर 4x फंक्शन नहीं है। y स्क्वायर 4x इज नॉट फंक्शन। यदि ये लाइन इस ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता तो ये फंक्शन होता। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन नहीं है। जैसे मैंने कह दिया तो आपको आप बता रहे हैं, जैसे हम लोग पीछे डेफिनेशन में मान लेते हैं कि यहां पर हमने x की वैल्यू 1 ले लिया। ये अगर 1, 0 है, अगर मान लो कि ये 1, 0 है तो x इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर x इक्वल टू 1 यहां रख देते हैं तो एट x इक्वल टू 1 y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू +-2। तो यहां पर आपके पास अगर देखिए तो x 1 है तो यहां पर 2 होगा, x 1 है तो ये -2 होगा। और जैसा कि हमने पीछे आपको ग्राफ द्वारा बताया था कि यदि मैं इसको एक रूल बना दूं, ये आपका इससे एसोसिएट कर गया, ये ए सेट ले लिया जाए, ये बी सेट लिया जाए, इसके अंदर जो ये एलिमेंट है ये x की वैल्यू है, इसको 1 हम यहां ले लें और इसके कोरस्पॉन्डिंग यहां पर 2 मिला है तो यहां पे एक 2 लिख दे। ये एक आपका -2 मिला है, y की वैल्यू ऐसे लिख दे और 1 एसोसिएट कर दे 2 से, यहां भी 1 को एसोसिएट कर दे -2 से। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए डज नॉट एसोसिएट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। 1 जो है सिंगल के साथ होना चाहिए था जो कि 2 और -2 से एसोसिएट कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट फंक्शन। तो जब हम कोई लाइन खींचते हैं और जब वो ग्राफ को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो वहां पर ये लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना ये इंडिकेट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि x इक्वल टू 1 होने पर y की 2 वैल्यूज मिलेगी, 2 and -2। इसका मतलब है कि सिंगल एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग बी सेट के अंदर में 2 इमेजेस मिल जाएंगे, 2 and -2, जो फंक्शन के डेफिनेशन को गलत करता है। क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन क्या था कि a का
हर एलिमेंट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, यहां तो डबल के साथ हो गया, इसलिए फंक्शन नहीं है। और हम फादर और सन का जो एग्जांपल दिए थे तो उसके आधार पर भी आप देख सकते हो कि अगर बी सेट के एलिमेंट को अगर हम फादर मान लें, इधर सन कह दे, तो एक आदमी का दो पिता नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि इट इज नॉट फंक्शन। तो बच्चे आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि अगर हम कोई लाइन वर्टिकल ड्रॉ करते हैं तो इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट भी कहा जाता है, कि फंक्शन चेक करने का वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट है पता लगाने के लिए कि ये फंक्शन है कि नहीं। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स एंड देन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y axis if it intersect the graph of y बराबर एफ एक्स at unit point, then it will be function, otherwise not. Otherwise it is not function. यहां अदरवाइज का मतलब ये है कि जब हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो ग्राफ को अगर वन से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तब वो फंक्शन नहीं होगा। अगर वो सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो फंक्शन होगा, जो कि आपको मैंने डिक्टेट करवा दिया है। अब एक बात आगे हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन हम लोगों में क्या होता है कि जब हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं, डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं, तो अभी जो टॉपिक में जो चल रहा है कि फंक्शन क्या है, अब फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर ही डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात हो रही है। तो हम ग्राफ द्वारा कैसे पता लगाएंगे कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो एक आध दो एग्जांपल लेते हैं कि ग्राफ द्वारा हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है। ग्राफिकली फाइंड द डोमेन एंड range of following function. First, y is equal to fx equals to under root 9 minus x स्क्वायर। पहला एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे इसको ग्राफ द्वारा इसका डोमेन और रेंज निकालना हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ग्राफ द्वारा हम लोग डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। जैसे एक ग्राफ बनाया, अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक्स एक्सिस यहां लिया, या एक्स डैश लिया, यहां वाई लिया, ये वाई डैश लिया। अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पर वो जितना कवर करता है वो डोमेन होगा, और वाई एक्सिस पर जितना वो कवर करता है वो रेंज होगा। तो पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज होगा। जो सामने एक एग्जांपल ही, आपका क्वेश्चन ही एक एग्जांपल है। तो यहां पर आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का। थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि अगर आप 11 से 12th में जब गए हैं तो 12th के बच्चों के लिए थोड़ा सा अभी हमने ग्राफ पढ़ाया नहीं है, अभी आगे ग्राफ पढ़ाएंगे। लेकिन आपने सर्कल में कुछ पढ़ा है जिसके आधार पर हम इसको बता सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा हम कोशिश करते हैं। देखिए, तो जब मैंने आपको 11th में पढ़ाया था कि ये रूट जो है इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो y इक्वल टू समथिंग यहां जो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बिकॉज स्क्वायर रूट फंक्शन है
और y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, यानी y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से थोड़ा सा ग्राफ की मदद ले, ग्राफ थोड़ा बनाना है तो इसको स्क्वायरिंग कर देता हूं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर को हम इधर लेकर आ जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा। यहां पर हम 3 स्क्वायर देख रहे हैं। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन बना जिसका रेडियस 3 है। आइए एक सर्कल बनाते हैं। ये हमने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल का रेडियस 3 है और सेंटर 0 0 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा 0 0 होगा, रेडियस 3 है। यहां पर इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 3, 0, यहां बनेगा -3, 0, यहां बनेगा 0, 3, यहां पर बनेगा 0, -3। अब देखो यहां पर एक बात, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन इस ग्राफ पर अगर मैं यहां पर पॉइंट रखता हूं तो इसके सामने यहां पहुंचेगा, यानी एक्स एक्सिस के नीचे y की वैल्यू निगेटिव होती है। तो इधर कहीं भी पॉइंट रखेंगे तो निगेटिव होगा। इससे यह बात पता चल रहा है कि इसका ग्राफ एक सेमी सर्कल होगा। जो भी एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है इसको हमने डिलीट कर दिया। अब ये जो ग्राफ हमारा बना, ये y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब मैंने आपसे कहा कि इसका डोमेन चाहिए और रेंज चाहिए। तो इस ग्राफ द्वारा जितना एक्स एक्सिस पर कवर किया गया है वही चीज, वो वैल्यू एक्स एक्सिस पर जितना कवर किया गया है वो एक्स की वैल्यू होगी। एक्स की सबसे कम वैल्यू यहां -3 है, एक्स की ये वैल्यू 3 है, तो इसका डोमेन हो जाएगा -3 to 3। यानी इसका अगर डोमेन जानना है तो -3 से लेकर 3 तक जाएगा। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ f मींस x बिलोंग्स टू -3 to 3, यानी एक्स एक्सिस पर ये पोर्शन कवर कर रहा है। तो बच्चों एक बात याद रखो, ग्राफ एक्स एक्सिस पर जितना कवर करता है वो डोमेन कहलाता है। तो यहां पर सबसे मिनिमम था -3, मैक्सिमम था 3, इसको हमने ऐसे लिख दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरवल में आप लोगों को मैंने 11th में पढ़ा दिया कि इसको कैसे लिखा जाता है। रेंज ऑफ एफ, इस फंक्शन का रेंज होता है कि ग्राफ ने y एक्सिस पर कितना कवर किया। तो मैं यहां पर जरा देखिएगा, ग्राफ को थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूं। ये तो y, इसलिए यहां मिनिमम y की वैल्यू क्या है 0, यहां पर क्या है 3, यानी मैक्सिमम हाइट कितना लिया है 3, मिनिमम कितना लिया है 0, यानी कि रेंज जो होगा वो 0 to 3 हो जाएगा यहां पर y की वैल्यू। इसी को आप क्लोज इंटरवल में आप 0 to 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन का ये रेंज निकल गया। ये देख रहे हैं ग्राफ को, ऐसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन में बड़ा आसान रहता है कि आपका डोमेन और रेंज निकालना, कि अगर रेंज निकालना है तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 3। यहां भी आपका देखिए एक्स एक्सिस पर डोमेन है -3 to 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहां पर देखा, आपको ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है। आपकी एक सिंपल सा ग्राफ मैंने बनाया और वहां से हमने डोमेन और रेंज लिख दिया। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड पॉइंट। थोड़ा सा ये ग्राफ पहले से बना हुआ है, समझ लो ये ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है। जैसे हमने एक ऐसे ग्राफ बनाया ऐसे, और ये y एक्सिस है, और इस ग्राफ पर हमने मान लो कि 0, 2 दिया हुआ है, और यहां पर हमारे पास जो पॉइंट है, ये पॉइंट था और ये पॉइंट था। यहां पर हमारे पास ये दिया हुआ है, यहां पर मान लो कि x की वैल्यू 5 दिया है और y की वैल्यू आपका 4 दिया हुआ है, या 7, 5, 6 ही ले लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा जा रहा है कि इसका रेंज क्या होगा। ये हमारा एक फंक्शन है y बराबर fx। तो बहुत आसान सा बात है कि आप ये यहां से देखिए कि इसने कितना एरिया कवर किया। सपोज कीजिए दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। यहां x = 0 पर यहां से यहां तक आए, ये ओरिजिन है। यहां से हमने थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ लाइन खींचा, ये हमारा 5, 0 हो जाएगा।
यानी कहने का मतलब जो एरिया ये कवर कर रहा है इस ग्राफ द्वारा एक्स एक्सिस पर वो ये है। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन ऑफ एफ होगा x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 5 तक। अगर मान लो कि यहां पर अगर हमें रेंज ऑफ एफ निकालना है तो y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू का मतलब है कि जो पर्सन हमारे पास यहां पर देखिए ये जो y एक्सिस पर आया तो y ये आपकी हाइट जो है वो टोटली 6 है, ये भी 6 होगा, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो होगा 0,6। और आप देखिए ये जो y एक्सिस पर मिनिमम यहां है और मैक्सिमम यहां तक गया, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी है 2 और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6। इस प्रकार से रेंज हो गया 2 to 6, यानी बहुत ही अच्छा। मतलब इस तरीके से ग्राफ पर हम लोग एक एक्सिस पर कवर देख लें तो जितना वैल्यू मिनिमम टू मैक्सिमम आता है वो डोमेन, और वाई एक्सिस पर जितना हम लोग देख लें कि मिनिमम क्या है 2 और यहां मैक्सिमम से 6 तो रेंज हो जाएगा 2 to 6। तो बहुत आसान होता है ग्राफ पर देखना। जब हम आपको ग्राफ पढ़ा देंगे तो कुछ चीजें ग्राफ पढ़ने के बाद बहुत अच्छा से क्लियर हो जाता है कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, जो कि हम आप लोगों को आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। जो चीज हम लोगों ने पढ़ा इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि क्या है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन के बारे में। लेट y बराबर एफ एक्स। पहली बात कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए कि y बराबर एफ एक्स डिफाइंड है। डिफाइंड होने के लिए x की जो वैल्यू चाहिए, जो पॉसिबल हो सकता है, x की उस वैल्यू का सेट डोमेन कहलाता है। इसका मतलब है इसका डेफिनेशन ऐसे बन सकता है कि द सेट ऑफ value of x for which f(x) is to be defined. The set of value of x for which f(x) is to be defined as called domain of function. The set of value of x for which f(x) is to be defined is called domain of function. जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं यहां पर कुछ एग्जांपल लेते हैं। y is equal to √x। बहुत दिनों से आप लोगों से बात हो रही थी, जब 11th में भी आप लोग पढ़े थे तो इमेजिनरी नंबर का बारे में बोला था कि रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ गया तो यह फंक्शन रियल नहीं होगा और रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होना चाहिए। तो रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। डिफाइंड होने के लिए क्या क्या हो सकता है, यहाँ 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि इसको डिफाइंड होने के लिए x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और जो अब यहाँ आया यही हमारा डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हो इसका आंसर, ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी को ओपन इंटरवल। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके कि x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव और इंक्लूडिंग 0। तो कई तरीका है इसको लिखने का, बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। एक आध तो ऐसे एग्जांपल लेते हैं जो आप पहले से जानते हो और समझते भी। f(x) इज इक्वल टू 1/x। ये रेशनल फंक्शन है और रेशनल फंक्शन में सभी को पता है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो 1/0 इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। तो हम तो पढ़ रहे हैं जिसके लिए डिफाइंड है। तो भाई f(x) कब डिफाइंड है, x सब कुछ हो सकता है
एक्स की वैल्यू सारी वैल्यू हो सकती है, ऑल रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ऐसे लिखा जाता है। ये आपका डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं और करके कि डोमेन ऑफ एफ जो होगा x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव लिखते हो तो इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, इसमें आपका कहीं भी 0 का कोई रोल नहीं रह जाता, तो एक्सेप्ट 0 हो गया। तो यहां पर एक बात समझने का है कि x की वैल्यू ऑल रियल नंबर होगा, यहां पर भी होगा। एक मिनट, यहां पर आर पॉजिटिव नहीं लिखना चाहिए, हम यहां पर लिख सकते हैं -∞ टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 0। एग्जाम्पल यहां पर एक और समझिए, हम दे रहे हैं अगर fx इक्वल टू 1/√x हो, यहां x डिनोमिनेटर में आया है तो ये 0 नहीं हो सकता, और रूट के अंदर आया है तो निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसको डिफाइंड होने के लिए x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यानी आप यहां लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। यानी सिंपल भाषा में इसे कहा जा सकता है पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर के अंदर में 0 इंक्लूड नहीं होता, आप ऐसे भी लिखा जा सकता है। रेंज, रेंज क्या है? डोमेन के बारे में हमने डेफिनेशन देखा, क्या था? रेंज है कि द सेट ऑफ फंक्शनल, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ y is called range of function। या इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं the set of functional images of set of functional images of elements of set E is called range of function। तो बहुत आसान है, जैसे कि हमने पीछे ग्राफ पढ़ाया था जिसमें, या जो हमने शुरू में ए से बी में सेट लिया था, तो वहां पर आपने देखा था कि ए के हर एलिमेंट का इमेज बी में था, तो बी के प्रत्येक एलिमेंट का जो सेट बना उसके एलिमेंट से, उसको हम लोग रेंज कहते हैं। एक है कोडोमेन। ये बड़ी सिंपल बात है, जैसे मान लो कि हमने y बराबर fx लिया और ये फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, तो b इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ f। तो हमने आप लोगों को यहां पर आज जो हम लोग वीडियो में हम लोग देखा पूरा डोमेन, रेंज, कोडोमेन, और आगे चलकर हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे कि डोमेन कैसे निकलेगा, रेंज कैसे निकलेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।